केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक तौर पर कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। आरक्षण के लिए सरकार आज संसद में संविधान संशोधन बिल पेश करेगी। इस संशोधन की जरूरत इसलिए है क्योंकि संविधान में फिलहाल आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मौजूदा 50% की सीमा से बढ़ाकर होगा और इसकी वजह से SC, ST और OBC को मिल रहा आरक्षण कम नहीं होगा। संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों को 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। आरक्षण का फायदा सभी धर्मों के सामान्य वर्ग को मिलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। मसलन सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, उसके पास 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन ना हो, 1000 वर्ग फीट से ज्यादा बड़ा मकान ना हो, गाँव में 200 गज से ज्यादा आवासीय जमीन ना हो और शहर में रहने वालों के पास 100 गज से ज्यादा आवासीय जमीन ना हो। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने कहा कि अभी देखना होगा कि सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि मौजूदा कानून के तहत ऐसा कर पाना संभव नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आरक्षण के नाम पर केंद्र सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने आज फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ में सीमा पार से फायरिंग की गई। आज सुबह 5:30 बजे से फायरिंग शुरू हुई, जो अभी तक जारी है। पुंछ के गुलपुर सेक्टर में ये गोलीबारी की गई। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की इस करतूत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। साल 2018 के दौरान जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने 2936 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जो पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है। सेना और पुलिस के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सीज फायर उल्लंघन के रोजाना औसतन 8 ऐसे मामले हुए जिनमें 61 लोगों की जान गई और 250 से ज्यादा घायल हुए। पाकिस्तानी सेना की ओर से 2018 में बहुत भारी गोलाबारी की गई। 2003 के बाद सीज फायर उल्लंघन का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तानी सैन्य बलों ने लोगों में भय पैदा करने के लिए LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास बसे गाँवों और अग्रिम चौकियों को बार बार निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना ने 2018 में 2017 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा युद्ध विराम का उल्लंघन किया। 2017 में युद्ध विराम के उल्लंघन के 971 मामले हुए थे। जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी और पुंछ जिले में सीमा के पास रह रहे लोग सीमा पार फायरिंग से बुरी तरह प्रभावित हुए। बार बार सीज फायर उल्लंघन की वजह से हजारों लोगों को घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों के साथ फ्लैग मीटिंग और कमांडर लेवल की 20 से ज्यादा बैठकों के दौरान पाकिस्तान ने बॉर्डर पर शांति बनाए रखने का वादा किया, लेकिन उसके बाद भी सीमा पार से फायरिंग जारी रही। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने दोनों को लखनपुर थाना क्षेत्र इलाके से पकड़ा है। आतंकियों के पास हथियार और 71,000 कैश बरामद हुआ है। पुलिस चेकिंग के दौरान एक ट्रक से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पुलवामा के रहने वाले दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर में हमले के लिए दूसरे आतंकियों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराते थे। संसद में रखी गई रिपोर्ट में रक्षा पर स्थायी समिति ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने 2018 के लिए पूंजीगत बजट के तहत 1.72 लाख करोड़ रुपए की जरूरत का जिक्र किया है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने केवल 93,982 करोड़ रुपए ही आवंटन किया। समिति ने कहा, बजट में कमी का खामियाजा रक्षा मंत्रालय और सेना को भुगतना पड़ता है। इस संसदीय समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद कलराज मिश्र हैं। उन्होंने नॉन लैप्सेबल फंड पर वित्त मंत्रालय की कड़े शब्दों में आलोचना की। मौजूदा नियमों के मुताबिक खर्च नहीं होने वाली रकम वापस वित्त मंत्रालय के पास चली जाती है। सशस्त्र बल लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि खर्च नहीं होने वाले कोष को नॉन लैप्सेबल पुल में रखा जाए ताकि इसका इस्तेमाल भविष्य में हो सके। समिति ने कहा है कि 2018-19 में थल सेना के लिए 17,756 करोड़ रुपए, नौसेना के लिए 15,691 करोड़ रुपए और वायुसेना के लिए 41,924 करोड़ रुपए की कमी हुई। मोदी सरकार दावा करती रही है कि उनके सत्ता में आने के बाद तीनों सशस्त्र सेनाओं के लिए खजाना खोल दिया गया है, लेकिन चुनाव से पहले ये रिपोर्ट विपक्ष को नया मुद्दा दे सकती है। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आतंकियों के घर जाने पर सवाल उठ रहे हैं। पुलवामा में शहीद हुए कांस्टेबल मोहम्मद याकूब के परिवार ने पूछा है कि ये हमदर्दी शहीदों के परिवार के लिए क्यों नहीं है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने आतंकियों के घर जाने को एक बार फिर जायज बताया। अनंतनाग में मुफ्ती मोहम्मद सईद की 3री बरसी पर महबूबा ने कहा कि जब वो सीएम थी तो शहीद पुलिस वालों के घर भी गई थी। आज से देश भर के 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। सरकार की कथित एक तरफा श्रम सुधार और श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में हड़ताल बुलाई गई है। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन आज और कल हड़ताल पर रहेंगी। करीब 20 करोड़ कर्मचारी हड़ताल में शामिल होने का दावा कर रहे हैं।
दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कोयला, इस्पात, बिजली, बैंकिंग, बीमा और परिवहन क्षेत्र के कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने की बात कही जा रही है। हड़ताल कर रही यूनियंस ने केंद्र सरकार के सामने 12 मांगे रखी हैं। दोनों दिन सरकारी बैंक बंद रहेंगे, सिर्फ प्राइवेट बैंकों में कामकाज होगा। मुंबई में बेस्ट बसों से सफर करने वालों को आज परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बेस्ट के कर्मचारी अपनी 3 मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की 3 प्रमुख मांग हैं। बेस्ट बजट का भी बीएमसी बजट में विलय हो, 2 साल से लंबित वेतन करार को तत्काल लागू कर दिया जाए, 2007 में बेस्ट में भर्ती हुए कर्मचारियों के 7,930 के मास्टर ग्रेड के अनुसार वेतन श्रेणी लागू किया जाए। इससे पहले सोमवार को बेस्ट प्रशासन और यूनियन के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। बेस्ट प्रशासन ने काम पर नहीं आने वालों को मैस्मा एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी थी। लोकल ट्रेन के बाद बेस्ट बस को मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कहा जाता है। बेस्ट बसों में रोजाना करीब 25 लाख से ज्यादा पैसेंजर सफर करते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र करते हुए मणिशंकर अय्यर ने कहा कि 6 दिसंबर का दिन देश के लिए पतन का दिन था। 1992 में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस नेता ने यह भी माना कि अयोध्या मामले में उस वक्त के पीएम नरसिम्हा राव से गलती हुई थी। बाबरी मस्जिद गिराकर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की गई थी। अय्यर ने कहा कि मुसलमानों की इबादतगाह को तोड़ने से बड़ा पाप कोई नहीं है। मणिशंकर अय्यर दिल्ली में सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से आयोजित कार्यक्रम एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम कार्यक्रम में अपने विचार साझा कर रहे थे। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को उनके अधिकारों से वंचित कर छुट्टी पर भेजने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर आलोक कुमार वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सामने आने के बाद सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया था। दोनों शीर्ष अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। छुट्टी पर भेजने के फैसले को चुनौती देने वाली आलोक वर्मा की याचिका पर 6 दिसंबर को सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा ने दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद गठबंधन को तोड़ने का ऐलान किया। असम विधानसभा के कुल 126 सदस्यों में बीजेपी के 61 विधायक हैं, जबकि असम गण परिषद के 14 विधायक हैं। जेपीसी ने सोमवार को यह बिल संसद में पेश किया। असम गण परिषद बिल का लगातार विरोध करती रही है। ये विधेयक नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए लाया गया है। कानून बनने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल के बजाय 6 साल भारत में गुजारने पर और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने सरकार से नागरिकता कानून संशोधन पर पुनर्विचार की अपील की है। सामान्य वर्ग को आरक्षण के मुद्दे पर अपना दल एस की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूपी पुलिस की नौकरियों में दलितों पिछड़ों को 50% नियुक्ति देने की मांग उठाई है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उनका केंद्र सरकार से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगी। अपना दल के अध्यक्ष आशीष पटेल का आरोप है कि बीजेपी का एक खास गुट सहयोगी पार्टियों से सही बर्ताव नहीं कर रहा है। उनका दावा है कि ये गुट नहीं चाहता कि पीएम मोदी की अगुवाई में दोबारा सरकार बने। आशीष पटेल का कहना है कि पानी सिर से ऊपर जाने के बाद उन्हें खुलकर सामने आना पड़ा। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जल्द ही इस परेशानी को दूर कर देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बातचीत हुई। दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और आतंकवाद को लेकर बात हुई। व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को सितंबर 2019 में रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का न्योता दिया है। दोनों नेताओं के बीच संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में सहयोग पर बात हुई। वहीं पुतिन ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की जनता को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। रूस में 25 दिसंबर की बजाय 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता है। अवैध खनन घोटाले को लेकर सीबीआई छापों को बीएसपी चीफ मायावती ने राजनीतिक दुर्भावना करार दिया है। मायावती ने अखिलेश यादव का समर्थन किया है। मायावती ने कहा है कि खनन मामले में अखिलेश यादव से पूछताछ की धमकी राजनीतिक दुर्भावना दिखाती है। बीएसपी चीफ ने इस मामले में अखिलेश से फोन पर बात की और डटकर सामना करने की बात कही।
मायावती ने बीजेपी सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर सीबीआई का ऐसे ही दुरुपयोग होता रहा तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली पुलिस ने तुगलकाबाद किले में पर्यटक के साथ हुई लूट का मामला सुलझा लिया है। इस मामले में एक गैंग के 4 बदमाश पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस गैंग का सरगना कुलदीप उर्फ भूरी है। कुलदीप के साथ उसके 3 साथी पंकज, राजा मिश्र और सचिन भी पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक 4 जनवरी को तुगलकाबाद फोर्ट घूमने आए 2 पर्यटकों को चाकू दिखाकर इन बदमाशों ने उनका मोबाइल, कार्ड और करीब 10,000 रुपए छीन लिए थे। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने लूट और छीना झपटी के 1 दर्जन वारदातों को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक गैंग के सरगना कुलदीप की कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी और वो शादी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। दिल्ली के मेहरौली इलाके में ईंट पत्थरों से सिर कुचलकर 24 साल के युवक की हत्या कर दी गई। वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपियों में से 2 नाबालिग हैं। उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। मरने वालों की पहचान गुलशन उर्फ गोलू के तौर पर हुई है। पुलिस हत्या की वजह आपसी रंजिश बता रही है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले गुलशन की एक युवक से कहासुनी हुई थी। गुलशन अपने भाई बहन समेत पूरे परिवार के साथ छतरपुर में रहता था। शाहजहांपुर में नाली के निर्माण में इस्तेमाल की गई ईंटों पर श्रीराम लिखा हुआ है, जिस पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा ऐतराज जताया है। मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र के स्टेशन रोड का है, जहां पर नगर निगम नाली का निर्माण करवा रही है। वीएचपी का कहना है कि श्रीराम पूरे देश के लिए आस्था का विषय है। ऐसे में ये वाकया धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। खास बात यह है कि जिस नगर निगम में नाली बन रही है उस इलाके से योगी के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधायक हैं। यूपी के हरदोई में एक मंदिर में हुए सम्मेलन में लंच पैकेट में शराब की बोतलें बांटने की तस्वीरें वायरल हुई हैं। सम्मेलन बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल ने बुलाया था। हरदोई में बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल और उनके बेटे के खिलाफ हमला बोल दिया है। नरेश और नितिन अग्रवाल कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में अचानक आग लगने से 5 घर जलकर खाक हो गए। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इस आग में 7 मवेशियों की भी मौत हो गई है। घटना कल देर रात हुई। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इसमें लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। बिहार के नवादा में ट्रकों से लूटपाट करने वाले 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 48 घंटे पहले ही इन्होंने एक ट्रक को अगवा कर 40 लाख का सामान लूटा था। इनके पास से पुलिस को कीमती कपड़े, गाड़ियों के टायर और दूसरा सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने पूछताछ के बाद कई जगह छापे मारे। ट्रक में लगे जीपीएस की मदद से पुलिस इन तक पहुंच पाई। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के बाद अभी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होगी। मध्य प्रदेश के दमोह में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल तेजी से आई कार ने सबसे पहले सड़क किनारे एक साइकिल सवार को टक्कर मारी। उसके बाद एक कार को साइड मारकर 2 बाइकों को रौंदते हुए निकल गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। ये पूरी घटना एक दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है।